कलायत का जो चुनाव था 2005 में, उस वक्त आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी मैडम। तो सब लोग ये कहते थे कि बहू इतनी पढ़ी लिखी है, कांग्रेस कदे जीती नहीं, क्यों इतनी मेहनत करने लग रही है, उन्हें तो कांग्रेस का कुछ नहीं। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना या बातचीत में वो कहते थे क्यों तो कैंडिडेट ठीक है पर बहू रहे तो चौटाला साहब। लेकिन हमने सामाजिक तौर पर भी अपनी शिक्षा और साथ साथ में सबसे संपर्क रखा। तो चौटाला साहब कहते थे भी यहाँ से तो कुत्ता भी खड़ा होगा तो हमारा लोक दल का जीतेगा। अच्छा। कि महान जनता ने, मेरे ससुराल वालों ने बड़ा आशीर्वाद रखा, बहू का मान सम्मान रखा। कैसे देखिए ऐसा है कि 2007 में जिस समय डिलिमिटेशन हुआ तो कलायत जो है वो ये क्षेत्र ओपन हो गया, नरवाना रिजर्व हो गया था और हमारा कलायत जो है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में आ गया। अच्छा। उसमें शाहबाद रिजर्व हो गया था। सभी लोगों का मन था कि मैं नरवाना से वहाँ से चुनाव लड़ूं। राजनीतिक हालात थे और मेरी किस्मत थी झज्जर में यहाँ पर आई। झज्जर की महान जनता ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने यहाँ से पूरा मुझे आशीर्वाद दिया। हमारी तो मिलिट्री डिफेंस की बैकग्राउंड होने की वजह से हम लोग भी बहुत डिसिप्लिन थे। हमने शुरू से ही स्कूल में, जब मुझे बेस्ट बुलबुल का अवार्ड मिला, बहुत सारे कैंप हम लगाते थे। जब हम कॉलेज में आए तो एनएसएस के कैंप मैंने लगातार अटेंड करने का काम किया। 1989 में हमारा फर्स्ट जो है परेड में मुझे जब बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर का नॉर्थ इंडिया का अवार्ड मिला तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि एनएसएस की परेड को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हमेशा आशीर्वाद रहा। जैसे बड़ों का पिता का आशीर्वाद रहता है, एक बड़े भाई का आशीर्वाद रहता है। और मैंने आज तक कभी भी राखी बांधना मेरा मिस नहीं हुआ। और चाहे कुछ भी हो जाए, हो सकता है सगे भाई को राखी ना बांधी हो, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राखी जब भी मैं बांधती हूँ एक रिश्ता पक्का होता है, मजबूत होता है और मुझे एक अपनेपन का बहुत बड़ा एक एहसास होता है। यहाँ की जनता भी जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कलायत की जनता करती थी हमारी एरिया की बहू है, हमारी एरिया की बहू है, तो झज्जर के लोग कहते हैं कि हमारी बेटी है। हमारा झज्जर एनसीआर में होने के बावजूद भी इस बीजेपी सरकार में पिछड़ गया है, उसको गुड़गांव से भी आगे लेकर जाना हमारा प्रण रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। और बहुत कम लोग होते हैं राजनीति में रहते हुए जो लोगों के बीच में, जो लोगों का विश्वास बरकरार रख पाएँ। तो लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आज मेरे साथ बैठे हैं। हमारा इंटरव्यू का एक तरीका ही ऐसा है कि हम उनकी जर्नी उनके बचपन से शुरू करते हैं और राजनीतिक सफ़र उनका कैसा रहा। तो इस तरीके से एक हमारा बड़ा सॉफ्ट सा इंटरव्यू चलता है। उसके बीच में कुछ सवाल जो आज के परिदृश्य में राजनीति में चल रहे हैं उनसे जुड़े हुए पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैडम गीता बुक्कल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना वक्त आपने हमारे लिए निकाला। बहुत धन्यवाद। आप चुनिंदा लीडर्स में से एक हैं जो 4 बार 2005 से लेकर के 2019 तक का जो इलेक्शन टाइम पीरियड रहा राजनीति में हरियाणा में, तो आप 4 बार विधायक रही हैं। आपको एक बार बचपन की तरफ लेके चलेंगे कि एक इंट्रोडक्शन आपका ये दें शॉर्ट में कि आपका कौन सा गांव, किस प्रकार का परिवेश आपका घर का था, माहौल कैसा था, क्या राजनीति शुरू से ही परिवार से मिली है या कैसे, प्लीज़। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात कह रहे हैं, बचपन से पढ़ाई लिखाई का शौक़ भी रहा। मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स में थे, CSO थे, इक्विवेलेंट टू स्क्वाड्रन लीडर। मेरे दादाजी जो हैं वो भी मिलिट्री में थे और मेरा गांव खुद का जो है वो मातन हिल है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं एयरफोर्स में थे तो ज़्यादातर कभी दिल्ली कभी चंडीगढ़ इस तरह से। और मेरी स्कूलिंग जो है वो चंडीगढ़ के सेंट्रल स्कूल से हुई। उससे पहले झड़ोदा कलां यहाँ पर जो है वहाँ के सेंट्रल स्कूल से स्कूलिंग हुई। फिर चंडीगढ़ की 3 BRD जो है वहाँ से स्कूलिंग हुई और चंडीगढ़ की स्कूलिंग के बाद चंडीगढ़ में ही जो है मेरी कॉलेज की मैंने पढ़ाई की। कॉलेज और साथ ही साथ में कॉलेज की जब पढ़ाई की तो समाज सेवा, ख़ास तौर से राजनीति में तो कभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था, पर इंदिरा गांधी जी को हमेशा मैं अपना रोल मॉडल मानती थी। फिर उसके बाद जो है मैंने BA B.Ed किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन किया। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मेरी शादी हुई उस समय मैं लॉ कर रही थी और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पास आउट हुई और साथ ही साथ में फिर मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया। और उसके बाद थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर देखा कि हमारे परिवार में कोई ऐसी राजनीति में तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पर सामाजिक तौर पे जब लोगों के बीच में गए तो जो बैकवर्ड एरिया है, एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं या जो बच्चे हो सकता है इंग्लिश या मैथ्स में अच्छे ना हों, उन बीच में पढ़ाई छोड़ रहे थे। तो पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही इज़ ऑल्सो MSW LLB एंड PhD,
Yes. और उनकी पीएचडी जो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है। तो हमने देखा खासतौर से मेरा ससुराल का क्षेत्र रामगढ़ जो है कलायत विधानसभा क्षेत्र मेरा, जो जहाँ से मैं पहली बार विधायक बनी। रामगढ़ मेरी ससुराल है कलायत में, और वहाँ से मुझे लगा कि हम लोग पढ़े लिखे, सबसे पढ़े लिखे कपल थे, और लेकिन एजुकेशनली बैकवर्ड वो एरिया था। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वहाँ पर लोगों के बीच में प्रेजेंस बढ़ानी शुरू की। तो मुझे लगा फिर मैं हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, एंड आई वाज डूइंग माई LLM जब मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा। तो प्रैक्टिस के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी में हम लोग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से राजनीतिक सफ़र की हमने शुरुआत की। पार्टी के अध्यक्ष थे, और क्योंकि मेरा जुड़ाव झज्जर से मातन हिल की बेटी होने के नाते और कलायत कैथल की बहू होने के नाते जी वो मेरा ससुराल वाला क्षेत्र है। तो हमने कलायत में जब राजनीति शुरू की आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, वैन कुमारी शैलजा जी, जब वो दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इस राजनीतिक तौर पर उसकी शुरुआत की। और आज मैं समझती हूँ हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो मेरा झज्जर मेरा पीहर का क्षेत्र है, वहाँ से एक बार मैं कलायत से विधायक बनी, और अब मैं 3 बार से यहाँ की महान जनता के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से यहाँ से मैं विधायक हूँ। बिल्कुल। चुनाव जब लड़ा था कलायत से, जैसे कि आपने बताया आप वहाँ बहू होने के नाते वहीं से आपका वो सामाजिक ताना बाना था वो जुड़ गया था जी। कलायत का जो चुनाव था 2005 में, उस वक्त आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी मैडम, 37 ईयर्स जो मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने देखा है, तो 37 साल का सूखा कांग्रेस का जो आपने एक तरीके से उसको सींचा है। कैसा इलेक्शन था मैडम, आपके सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ और कैसे देखिए, चुनाव तो चाहे आज माहौल अच्छा है, चुनाव तो चुनाव होता है और हर चुनौतियों का सामना आपको करना चाहिए। जिस समय मैंने कांग्रेस पार्टी से कलायत का टिकट पहले मैंने 2000 में मांगा, ऑलमोस्ट फाइनल था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। 2005 में जिस समय मांगा, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा। तो सब लोग ये कहते थे कि बहू इतनी पढ़ी लिखी है, कांग्रेस कदे जीती नहीं, क्यों इतनी मेहनत करने लग रही है, उन्हें तो कांग्रेस का कुछ नहीं। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना, या बातचीत में वो कहते थे क्यों तो कैंडिडेट ठीक है, पर बहू रहे तो चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर होते थे। बड़ा टफ टाइम था, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के बीच में जाना आना, संघर्ष करना। और टिकट के समय में भी यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि एक ऐसी सीट जबकि जो कि हरियाणा बनने के बाद कांग्रेस पार्टी वहाँ से कभी चुनाव नहीं जीती है, पर हमें लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के शुरू से, हमारे दादा हमारे पिता पीढ़ी दर पीढ़ी हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। किसान यूनियन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फतेह सिंह फतवा जी जो किसान यूनियन के थे, हमारे बुज़ुर्ग घर पांडव से, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। घासीराम नैन जी जो उस समय के किसान यूनियन के भी अध्यक्ष थे, तो उनका भी बड़ा सहयोग और आशीर्वाद रहा राजनीतिक तौर पर। लेकिन हमने सामाजिक तौर पर भी अपनी शिक्षा और साथ साथ में सबसे संपर्क रखा। मैं कलायत की जनता का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबने कहा कि वहाँ तो कैंडिडेट, मतलब वो तो चौटाला साहब कहते थे भी यहाँ से तो कुत्ता भी खड़ा होगा तो हमारा लोक दल का जीतेगा। अच्छा। तो इस तरह की बात निकल कर वहाँ आती थी, लेकिन हमने मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ा। कलायत की महान जनता ने, मेरे ससुराल वालों ने बड़ा आशीर्वाद रखा, बहू का मान सम्मान रखा, और वहाँ से मैं विधायक बनी। और विधायक बनने के बाद वहाँ से राजनीतिक सफ़र की हमारी एक शुरुआत हुई, और वो ज़रूर टफ था, लेकिन वहाँ पर भी कलायत में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा। चौधरी जयप्रकाश जी हमारे सांसद थे, और पहली बार 37 साल के बाद कांग्रेस हरियाणा बनने के बाद पहली बार कांग्रेस वहाँ से जीती। और अभी भी मुझे बड़ी हैरानी और दुख है कि उसके बाद से फिर भी कांग्रेस पार्टी वहाँ से नहीं जीत पाई। आज भी कलायत से इंडिपेंडेंट जीत गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर हमारे जो हैं वहाँ से विधायक नहीं बने, जबकि बहुत ज़्यादा काम वहाँ से करवाए गए। तो हुड्डा साहब के सहयोग से, आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के कहने पे, तो इलेक्शन जीतने के बाद में, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ी बात थी को पार्टी के लिए भी और आपके लिए तो थी जी, तो किस प्रकार का, मतलब जैसे पार्टी में कह सकते हैं कि कई बार नहीं होता भाई, बहुत बड़ी आवाज़ ज़बरदस्त कमाल ही कर दिया भाई। नहीं, इस पे देखिए, इस पे है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का सभी ने जो अपना आशीर्वाद रखा, मैंने बहुत ही शिष्टाचार से और पूरी ताकत के साथ मैनेजमेंट से उस चुनाव को लड़ने का काम किया। बहुत मेहनत की। तो जो खासतौर से बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे थे, युवा थे, उनको लगा पढ़ी लिखी कैंडिडेट हैं, हमारी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगी, और उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, और हमने हमारे क्षेत्र में वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास के कार्य, चाहे रोड से। आपकी उम्र 40 के आसपास? नहीं, मैं उस समय 34 साल की। 34 साल, ओके जी।
34 ईयर्स की मेरी एज थी। मैं आई वॉज द यंगेस्ट MLA एट दैट टाइम। और अभी भी 44 ईयर्स की हुई हूँ। 4 चुनाव मेरे हो गए हैं, मेरा 5वां चुनाव है। झज्जर की महान जनता की वजह से 3 बार लगातार मैं ये चुनाव आफ्टर डेलिमिशन के बाद में मतलब आप झज्जर की तरफ आए या कैसे झज्जर आना कैसे? देखिए ऐसा है कि 2007 में जिस समय डिलिमिटेशन हुआ तो कलायत जो है वो क्षेत्र ओपन हो गया, नरवाना रिजर्व हो गया था और हमारा कलायत जो है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में आ गया। उसमें शाहबाद रिजर्व हो गया था। तो सभी लोगों का मन था कि मैं नरवाना से वहाँ से चुनाव लड़ूं। राजनीतिक हालात थे और मेरी किस्मत थी कि मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मैं झज्जर में यहाँ पर आई। झज्जर की महान जनता ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने यहाँ से पूरा मुझे आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छे 2009 में 26,000 समथिंग से मैं यहाँ से चुनाव जीती। और मेरा सौभाग्य है कि हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से मैं एक कैबिनेट मंत्री के रूप में झज्जर में मुझे सेवा करने का पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री थे। नज़दीकियाँ किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से विश्वास आप जीत पाए उनका इतना? देखिए ऐसा है कि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। कांग्रेस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए थे, संगठन में जुड़ने का मन था और हमने लगातार कांग्रेस पार्टी में गतिविधियां बढ़ाने का काम किया। हाई कोर्ट से आते आते पार्टी दफ्तर में भी जाते थे। उसके बाद मुझे जो है मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर कांग्रेस पार्टी में रही, फिर मैं संगठन सचिव कांग्रेस पार्टी में रही और फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बीइंग लीगल मतलब एडवोकेट होने के नाते, क्योंकि मैं लॉ पास आउट थी, तो मैं समझती हूँ उसमें जो है जैसे हमारा रहा एक अच्छे नेता के रूप में हमने उनको देखा। उन स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, उनके परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और साथ ही साथ में संविधान निर्मात्री सभा में उनके पिताजी चौधरी रणवीर सिंह जी रहे। और एक मेरा लगाव ये था कि मेरे पीहर से हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पीहर से हैं, तो मेरी एक अटैचमेंट ये भी रही। और मैं उसके साथ साथ में जनरल सेक्रेटरी लीगल सेल रही। और जब बात आई निकल कर संगठन में जुड़े रहे तो एक बार की मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि आपको जनरल सेक्रेटरी SC डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो SC तो जन्म जाती ही हूँ, तो बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। तो इस बात पे बड़ी हंसी हुई और इस बात पे बड़ी चर्चा चली। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जनरल सेक्रेटरी लीगल सेल मुझे प्रदेश का बनाया गया, उसमें भी हमने अच्छे से काम करने का और पूरा आशीर्वाद रहा। 2005 में कांग्रेस पार्टी की मुझे टिकट मिली, सभी के आशीर्वाद से 2005 का चुनाव जीता और 2009 में झज्जर में मैं आई। और मुझे अच्छी बात यह है कि ये भी आपके लिए एक वैसे ही नया इलाका हो गया आपके लिए। जी कभी कभार आना होता था। राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं थी। परिवार हमारा गांव में है, मातन हेल में मेरे पिताजी का रेगुलर हमारा आना लगातार, क्योंकि मेरे दादाजी रामस्वरूप पुनिया जी स्वयं मिलिट्री में थे गाँव में, वो तो गाँव में ही रहते थे। और मेरे पिताजी क्योंकि एक ही भाई थे, हमारे चाचा ताऊ वगैरह, बाकी सारा परिवार यहाँ पे हमारा लगातार रहा। तो वैसे हमारा काफ़ी आना जाना, और राजनीतिक तौर पर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जो चुनाव था उसमें भी हम लोग यहाँ पर रहे। और यहाँ से फिर मुझे खुशी की बात है, झज्जर की जनता ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि कोई भी शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतता था और झज्जर से लगातार 2 बार भी कोई चुनाव एक पार्टी से नहीं जीता। अच्छा। झज्जर की हमारी महान जनता ने, झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद ने, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग ने, और मैं समझती हूँ यहाँ के लोगों के अलावा बहुत सारी एसोसिएशन यूनियन जो स्टेट की बाहर की, जो कि किसी शिक्षा मंत्री की खिलाफत में आया करती, वो मेरी मदद में यहाँ पर आई, उन्होंने मेरी मदद की। और वो हमारा जो चुनाव था वो 28,600 समथिंग से मैं सबसे हाईएस्ट मेरा वो मार्जिन रहा एज ए शिक्षा मंत्री के तौर पर। और झज्जर से लगातार मैं दूसरी बार जीती विपक्ष में, और फिर तीसरी बार फिर से झज्जर से मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतने का काम किया। बहुत में अब बेस्ट NSS वॉलंटियर जब रहे जी क्या किस प्रकार के अनुभव थे वो? देखिए बहुत ज़्यादा अपने आप में जी बहुत ज़्यादा देखिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरे फादर चौधरी रतन सिंह पुनिया जी स्वयं भी 2 सब्जेक्ट्स में उनकी MA थी और लॉ ग्रेजुएट थे वो, और बहुत पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे। और हमारी तो मिलिट्री डिफेंस की बैकग्राउंड होने की वजह से हम लोग भी बहुत डिसिप्लिन थे। हमने शुरू से ही स्कूल में, जब मुझे बेस्ट बुलबुल का अवार्ड मिला, बहुत सारे कैंप हम लगाते थे। जब हम कॉलेज में आए तो NSS के कैंप मैंने लगातार अटेंड करने का काम किया। हमने बहुत ज़्यादा सीखने का काम, सोशल सर्विस, ब्लड कैंप वगैरह हम लगाते थे। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की स्टूडेंट थी, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि 1989 में हमारा फर्स्ट जो है
परेड में मुझे जब बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर का नॉर्थ इंडिया का अवार्ड मिला, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि एनएसएस की परेड को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया गया। और हम लोग ऐसे जी, तो एनएसएस की परेड की टुकड़ी पहली बार जो है उसमें शामिल हुई। मार्गरेट एल्वा जी जो कि एचआरडी मिनिस्टर थी, उन्होंने हमें सम्मानित किया। और जो है हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, उनसे हमारी भेंट हुई, हमें सम्मानित किया। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर का जो हमें नॉर्थ इंडिया का मिला, तो उससे ही हमारी भावना जो है समाज की, आज ठीक है मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, विकास कार्यों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा में मजबूती से अपने इलाके की आवाज़, सामाजिक राजनीतिक तौर पर गरीब समाज को सशक्त करने के लिए महिलाओं की आवाज़ें, युवाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, व्यापारियों कर्मचारियों की आवाज़ बनकर हमने आवाज़ उठाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीतिक मकसद हमारा समाज सेवा ही एक रहा। तो बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर के साथ साथ हमने इसको कंटिन्यू रखा, और यही राजनीतिक और सामाजिक सफ़र जो है हमारा चलता रहा। परिवार का पूरा सहयोग रहा, और क्योंकि आज के समय में हमारे बच्चे भी बहुत वेल क्वालिफाइड हैं। मेरी बेटी जो है नेट सुकृति जी, मेरी बेटी जो है प्रोफेसर हैं इंग्लिश की, इंग्लिश ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज से पास आउट हुई, फिर उसका जेएनयू में एडमिशन हुआ, फिर मिरांडा से पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर नेट जेआरएफ किया, नाउ शी इज़ पीएचडी एंड प्रोफेसर। तो और मेरा बेटा स्वयं भी जो है सिद्धार्थ, वो 5 ईयर लॉ उसने मेरिट से पास किया, फिर क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन से एलएलएम करके आया, और हाई कोर्ट में आरएस चीमा जी के साथ इस समय एडवोकेट है। छोटा वाला मेरा बेटा टॉपर रहा, ही वॉज ए क्रिकेटर, उसको क्रिकेट पे बहुत शौक था। बीसीसीआई क्रिकेट अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 खेला, पटौदी कप खेला, चोट लग गई, अच्छा पढ़ लिया, टॉप कर लिया, तो भवंस विद्यालय से और चंडीगढ़ के सेंट एंड से पढ़ा। साथ ही साथ में फिर उसका हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में उसका एडमिशन हुआ, और उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हुआ। उसके बाद उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से लॉ पास आउट की। तो मैं समझती हूँ कि हमने ये नहीं कि रिजर्व कैटेगरी से हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को हमने अपना रोल मॉडल मानते हुए कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा से ही आप एम्पावर हो सकते हैं, दूसरों को आप सशक्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे राजनीतिक तौर पर बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। हम चाहते हैं कि वो अपना कैरियर जो है स्वयं चुनने का काम करें। बिल्कुल, 2 बातें मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी है, एक डिसिप्लिन का होना, दूसरा नेतृत्व की बात या पर्सनैलिटी जो बात करें डेवलपमेंट, और वो दोनों चीज़ें आपने एक परिवार से और दूसरी शिक्षा से। परिवार में डिफेंस सेक्टर से आपका परिवार जुड़ा, इसलिए आपके अंदर डिसिप्लिन तो आप पहले से हैं, और जो एजुकेशन में आप रहते हुए जैसे एनएसएस आपने जो सिलेक्ट किया, तो उससे आपको कहीं ना कहीं नेतृत्व की भावना। बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े रहे, तो वो खुद उनका भी बड़ा सहयोग। कुछ लोग कहते हैं कि किसी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं कह सकती हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे जहाँ राजनीतिक तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का, साथ ही साथ में परिवार का पूरा एक सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहा। आप शिक्षा मंत्री रहे जी, आपके समय में कैंपेन चला था शायद शिक्षा का हक कार्यक्रम जी, तो किस प्रकार का कार्यक्रम था, और उसकी तुलना में वैसे है ना, क्योंकि नई शिक्षा नीति से जोड़ रहा हूँ इस सवाल को। देखिए, शिक्षा का हक कार्यक्रम जो है हमने नूह मेवात में इसकी शुरुआत की थी। कपिल सिब्बल जी एचआरडी मिनिस्टर थे, मीरा कुमार जी हमारी स्पीकर थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शिक्षा मंत्री होने के नाते हमने शिक्षा का हक कार्यक्रम की शुरुआत की कि हर बच्चे का अधिकार है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आया कि इट्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। इसमें नहीं कि केवल गरीब का बच्चा पढ़े, सभी बच्चे पढ़े, और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सबको हम अच्छी शिक्षा देने का काम करें। फ्री एंड कंपल्सरी मतलब हर बच्चा का जो ड्रॉप आउट है, जो बच्चा नहीं आ सकता है, जो गरीब है, जो पढ़ नहीं रहा है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको हर बच्चे को लेकर आना, एनरोलमेंट को बढ़ाना और बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना। शिक्षा का हक कार्यक्रम हमने अच्छे ढंग से, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमने हमारे शुरू में किया। उसमें कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स नहीं थे, तो हमें लगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने चाहिए, तो हमने इस चीज़ पर मुहिम चलाई। हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमने इस चीज़ पे हल्ला बोला कि 8वीं के बोर्ड 5वीं की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब ये हुआ तो कपिल सिब्बल जी थे, फिर उस समय पल्लम राजू जी एचआरडी मिनिस्टर बने। मुझे मेरा सौभाग्य रहा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब की सब कमेटी बनी ऑन आरटी
कि 8वीं के बोर्ड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो देश भर में हमने इसका दौरा किया। करीबन 29 राज्यों की रिपोर्ट हमने सौंपने के बाद बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो आज चीफ मिनिस्टर भी हैं, प्रदेश के कई शिक्षा मंत्री रहे जो हमारे साथ मेंबर थे, हमने एक स्टडी रिपोर्ट दी और उस पर बुक्कल्स कमेटी ऑन आरटी पे राज्यसभा और लोकसभा में एक अमेंडमेंट आई कि 8वीं में बोर्ड होने चाहिए, 5वीं में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तीसरी में भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की इस बीजेपी की सरकार ने आज तक भी उन बोर्ड के एग्जाम्स को यहाँ पर लागू करने का काम नहीं किया। शिक्षा के अधिकार कानून को अच्छे ढंग से यहाँ पर लागू नहीं किया गया। शिक्षा के नाम पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई। किस नज़रिए से आप देखिए? देखिए, ये जो पॉलिसी लेकर आए हैं इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई स्टेक होल्डर से बातचीत, कोई करिकुलम, कोई ऐसी सेमिनार्स नहीं हो रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि न्यू शिक्षा नीति को 25-25 तक हरियाणा में हम जो है लागू करने का काम करेंगे, जबकि 5,000 आप स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस में आप प्रोफेसर नहीं दे रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज खड़ी हैं, आप टीचर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने का काम कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति जो अब 2020 आई है उसमें वैसे भी मैं समझती हूँ शिक्षा का अधिकार कानून, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, कांग्रेस का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंडा था और आज के समय में भी आदरणीय राहुल गांधी जी का कहना ये है कि जिस समय राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर आए बड़ा विरोध किया, राइट टू एजुकेशन लेकर आए, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि शिक्षा में जो खर्च किया जाता है वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है और उस पर हमें कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। आप स्वास्थ्य मंत्रालय भी मेरे ख्याल जी से आपके पास? जी मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव WCD भी रहा, सोशल जस्टिस रहा, SCBC रहा, प्रिंटिंग स्टेशनरी रहा, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम रहा। उस वक्त की बात करें जो सरकार की योजनाएं थी स्वास्थ्य को लेकर के, और आज का जो सरकार भाजपा की है आयुष्मान भारत योजना, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? क्योंकि देखो पीछे से तो ऐसा भी हो गया था कि निजी जो हॉस्पिटल थे उन्होंने मना भी कर दिया था इलाज से, तो मतलब क्या मानते हैं हमारे? देखिए, हमारे समय में चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन पे हमने बहुत ज़्यादा जोर लगाने का काम किया। साथ ही साथ में हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, चाहे करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था, हमने जींद में, हमने भिवानी में देने का काम किया, हंसने स्वतंत्रता सेनानी हंसने मेवाती जी के नाम से मेवात में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, आयुर्वेदा कॉलेज देने का काम किया। हमने मेडिकल कॉलेज दिए ताकि मेडिकल कॉलेज देंगे तो बच्चे वहाँ से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करके जाएंगे, तभी तो हमारे मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स में जो है अच्छे ढंग से भर्ती होंगे। हमने अलग से HCMS की भर्ती जो है बोर्ड बनाकर उसके थ्रू करी, क्योंकि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। बाहर के डॉक्टर्स आते थे, वो छोड़कर चले जाते थे। हमने मेवात कैडर के डॉक्टर्स को अलग से सुविधा देने की बात कही, उनको अलग से उनका जो है पैसा उनको ज़्यादा दिया जाता था, और हमने बहुत सारी इलाज जो है फ्री करने का काम किया। CHCs, PHCs, हॉस्पिटल्स बनाए हमने जो हमारा मेडिकल कॉलेज रोहतक का था उसको यूनिवर्सिटी का पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। तो हेल्थ सेवाओं में हमने डॉक्टर्स की भर्ती के साथ साथ पैरामेडिक्स की नर्सिंग कॉलेजेस देने का काम किया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज होंगे तो साथ साथ में डॉक्टर्स के साथ साथ में पैरामेडिक स्टाफ भी चाहिए। अब ये लोग आयुष्मान लेकर आए, उसमें घोटाले घपले के अलावा कुछ नहीं है। गरीबों के साथ PGI में भी जो है मुर्दों तक के ऑपरेशन करवा के उसका पैसा दे दिया, और जो गरीब लोग जो हैं, पता नहीं किसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उनका जो है इलाज नहीं हो रहा है, उनको रियम्बर्स नहीं हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इलाज करने से बंद कर गए क्योंकि उनको जो है किसी प्रकार का रियम्बर्समेंट नहीं मिला। तो पेपर लीक जैसे नीट का है, या किस प्रकार से हम देखते हैं सरकार का फेलियर मानने, क्या कहें? सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। बच्चे इतनी मेहनत के साथ बचपन से लेके मन बना के चलते हैं, उनके पेरेंट्स इतना संघर्ष करते हैं, उनकी स्कूलिंग होती है, इतनी फीस लगती है, इतना पैसा लगता है, इतना स्ट्रेस होता है, और वो एक धैर्य के साथ एक टारगेट को लेकर जब चलते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया था वो पेपर लीक हो गया तो उनके मन पर क्या बीतती है। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट NTA एजेंसी को एकदम से क्लियर चिट देने का काम करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब फुल प्रूफ एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या इसमें चेंज। पहले CBSE की तरफ से होता था, UGC की तरफ से एग्ज़ाम्स होते थे, हर पेपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, काउंसलिंग उसकी हो नहीं रही है, डॉक्टर्स जो है वो परेशान हो गए, पेरेंट्स जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें हमारा संविधान पूरी तरह से खतरे में था और आज भी है। संविधान खतरे में है, इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने 3770 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी
कन्याकुमारी से जम्मू करने का काम किया, दोबारा फिर से उन्होंने यात्रा करने का काम किया और संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और हमने यात्राएं की और मजबूती से लोगों ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई और उम्मीद करते हैं कि जहां लोकसभा में 5 सीटें हमें मिली, आने वाले विधानसभा में लोगों का मन है, बहुत अच्छी हवा चल रही है चारों तरफ, लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो जिन लोगों ने लोकसभा में पूरे हरियाणा में कांग्रेस को वोट नहीं दिया, अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका मन कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से बन चुका है। बिल्कुल। लोकसभा के इलेक्शन के बाद में या लोकसभा से थोड़ा सा पहले जो भाजपा ने सीएम का चेहरा बदला और उसके बाद से इलेक्शन के बाद में जिस प्रकार की अनाउंसमेंट सरकार की तरफ की जा रही है, कि जनता को याद है बेरोज़गार युवा जब महंगाई की, बेरोज़गारी की मार, पढ़ा लिखा युवा अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा था, लाठियाँ, डंडे, आंसू गैस उनके ऊपर गोले दागने का काम किया। जनता को याद है हमारा क्षेत्र खास तौर से हरियाणा और झज्जर की अगर मैं बात करूं, सेना में हमारे लगातार युवा मेहनत करते हुए नज़र आते थे। सेना की भर्ती को इन्होंने ठेके पर दे दिया, जो कोई किसी और भर्ती में जाना चाहते थे उसको HKRM के तहत कच्ची नौकरी दी। 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उस शहादत को कोई भूलेगा नहीं। 150 किसान हमारे हरियाणा के शहीद हुए, उस शहादत को कोई भूलेगा नहीं। हमारी भर्तियाँ लगातार पेपर लीक होते रहे, उस चीज़ को है लोग जो है वो भूलेंगे नहीं। और जिस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत आबरू के खिलवाड़ होता रहा, उस चीज़ को लोग भूलेंगे नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के NCRB के आंकड़े बताते हैं हरियाणा असुरक्षित श्रेणी में आ चुका है। बढ़ता हुआ अपराध बहुत ही चिंता का विषय है। ये सरकार को भी मालूम था। जिस तरह से बीजेपी ने JJP में प्रदेश में लूट मचाने का काम किया, अपना घोषणा पत्र इन्होंने देखने का भी नहीं काम किया। दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ा, पिछड़े वर्ग के लोग बहुत दुखी रहे, मिडिल क्लास दुखी रहा, व्यापारी दुखी रहे। और आज घोषणाएं से क्या फ़ायदा है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट का रहा। देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब अकेले लगे रहे, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। तो यही कारण है कि उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बदला, मुख्यमंत्री बदला, मंत्री बदले। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, 10 साल से लगातार उनकी सरकार थी, उन्होंने आज तक अपना मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने बनाया था या JJP के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उस पर कोई भी कार्य क्यों नहीं किया? अपने घोषणा पत्र को वो खोलकर देखें कि जिस वायदे को लेकर लोगों का वोट उन्होंने लेने का काम किया था, और कुछ मोदी जी की भी लहर चल रही थी, लेकिन इन्होंने लोगों की जो है महत्वाकांक्षाएं जो वो है पूरा करने का काम नहीं किया। और आज घोषणाएं करने से क्या है, नोटिफिकेशन होने से क्या है, बजटरी प्रोविज़न कहाँ है उनके? अभी बजटरी प्रोविज़न नहीं है, खाली घोषणाएं। वह हमारे सरपंचों को याद है कि किस तरह से, जैसे हमारे तो क्षेत्र में सरपंचों ने सर मुंडा लिए थे, जिस तरह से सरपंच हमारे मांग के लिए जाते थे तो लाठीचार्ज से उनका स्वागत किया जाता था, नंबरदारों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता था। हमारे कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जाते थे कि NPS को ख़त्म कर दो, पानी की बुछारें डाली जाती थी। आज जब उनको कुछ नहीं मिला, जब कर्मचारियों ने अपना एक रुख दिखाना तो उनको धमकी देने का काम किया। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो लोकतंत्र में जनता महान होती है। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो घोषणाएं हैं चुनावी घोषणाएं, चुनावी जुमलेबाजी, टोटल किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लोग बहकावे में नहीं आने वाले हैं। जात बिरादरी की आप बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात इनको करनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के साथ ज़बरदस्त भेदभाव किया है। जो भी विधानसभा क्षेत्र झज्जर के साथ हमने लड़ाई लड़ी, सड़कों की, गलियों की, नालियों की, पीने के पानी की, पार्कों की, जो बद से बदतर स्थिति है हमारे इस समय में, जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई थी, उसको इन्होंने सिरे से आगे चढ़ाने का ही नहीं काम किया। तो इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता ने तो मन बना लिया है कि बीजेपी वालों ने बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र के साथ ध्यान नहीं दिया। हमने विधानसभा में मजबूती से आवाज़ उठाई, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हमारे क्षेत्र में अनदेखी हुई उठाए हैं। एक सम्मेलन हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन, और उस वक्त आप काफ़ी भावुक हुए थे क्योंकि 2019 का चुनाव था लोकसभा का। उस वक्त देर रात तक काउंटिंग का सिलसिला चलता रहा और डिक्लेरेशन जब बाद में हुई, उसका डिक्लेयर किया गया तो भी उनको हरा दिया गया था, क्योंकि जनता ये मान के बैठी थी कि दीपेंद्र सिंह जी जीते हुए हैं, और लग भी ऐसा रहा था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ और बड़े आप भावुक हुए थे एक बार कि वास्तव में दर्द। देखिए, दर्द बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर था कि 2019 में कहीं थोड़े से हम कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का अपना बहुत बड़ा कद, उनकी शराफत, उनके काम, उनकी मेहनत, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनका रुतबा इस बात को लेकर था। लेकिन बीजेपी ने पोस्टल बैलेट्स जैसे बाद में किए, कहीं ना कहीं उनको हराने का जो काम किया, तो उस चीज़ का दर्द और टीस लोगों के मन में थी, और कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि बहुत बड़ा धोखा एक सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हुआ है।
तो और जब ये वाले जब चुनाव आने लगे तो हमने कहा हमें वो याद करना होगा 5 साल पहले का समय कि जब सरकार, क्योंकि आज भी केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की सरकार है, किसी प्रकार का धोखा ईवीएम या कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। इसीलिए हमारे मन में एक बड़ा दुख और था कि इतनी मजबूत होने के बावजूद भी हम वो चुनाव रोहतक लोकसभा से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वो चुनाव हार गए थे। तो इसीलिए कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसीलिए हम लोगों ने, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक रिकॉर्ड मतों से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से जीते। हर रक्षाबंधन पे लगभग आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राखी बांधने के लिए जाते हैं। किस प्रकार का मतलब एहसास, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हमेशा आशीर्वाद रहा। जैसे बड़ों का पिता का आशीर्वाद रहता है, एक बड़े भाई का आशीर्वाद रहता है। और मैं समझती हूँ कि जब से हम लोग सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन में विशेष तौर से आए, एक बहुत ही पारिवारिक रिश्ता हमारा रहा। और मैंने आज तक कभी भी राखी बांधना मेरा मिस नहीं हुआ। और चाहे कुछ भी हो जाए, हो सकता है सगे भाई को राखी ना बांधी हो, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राखी जब भी मैं बांधती हूँ, एक रिश्ता पक्का होता है, मजबूत होता है। और मुझे एक अपनेपन का बहुत बड़ा एक एहसास होता है जी। क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, उनका बड़ा मार्गदर्शन हमेशा रहा। तो जब भी मैं उनसे मिलती हूँ या परिवार की तरह भी, तो एक जो मैं समझती हूँ बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट है इस बात को। और ये नहीं कि केवल राजनीतिक वजह से, राजनीति एक मेरे लिए बहुत एक अलग विषय है, एक पारिवारिक सामाजिक एक अलग विषय है। तो मैं उनको बहुत अपने मन से उनको देखने का काम करती हूँ और पूरे परिवार का आशीर्वाद रहता है। और दूसरी बात कि उनके क्षेत्र में हम लोग राजनीतिक तौर पर हैं, तो सभी को लगता है कि हमारे राजनीतिक एक रिश्ते ज़रूर हैं, लेकिन मैं सामाजिक और पारिवारिक भी अपने आप को उनके परिवार का हिस्सा हमेशा समझती रहती हूँ। तो यहाँ की जनता, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, ये सारी जनता जो है हमारा एक परिवार है। और परिवार में जब तक आप इमोशनली नहीं जुड़े होंगे तो फिर वो तो राजनीति करने का भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो पूरा अटैचमेंट होना चाहिए। तो यहाँ की जनता भी जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कलैत की जनता करती थी, हमारी एरिया की बहू है, हमारी एरिया की बहू है, तो झज्जर के लोग कहते हैं कि भाई हमारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है, MLA भी है, भाई हमारी बेटी है। तो जो ये आशीर्वाद मिलता है, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ठीक बात है। ईडी के ऊपर क्या बोलेंगे, कांग्रेस के ऊपर? जैसे ईडी बीजेपी का बड़ा ज़बरदस्त स्टंट है। देखिए, बीजेपी जो है संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, राजनीतिक द्वेष की भावना से जो जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं, ईडी CBI का जो हर जगह छापामारी चल रही है, केस चल रहे हैं, तो लोग भी समझ रहे हैं कि ये तो बीजेपी का एक और स्टंट, एक और एजेंडा है, किस प्रकार से दबाया जाए और लोगों को मजबूर किया जाए। पर लोकतंत्र में जनता सब समझती है, समझदार है। और क्या कांग्रेस का अभी जो चुनाव है विधानसभा के, बड़ी अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है जनता के बीच में जाने के, जैसे कांग्रेस विश्वास जीतने में? देखिए, कांग्रेस न केवल चुनाव के समय में, बल्कि जब सत्ता में थे तब भी, और आज विपक्ष में भी है 10 साल, कांग्रेस हमारा शीर्ष नेतृत्व, तो हमारे नेता कोई भी घर नहीं बैठा, लगातार जनता के बीच में जाते रहे, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर बाहर तक। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हम लोगों ने लोगों से संपर्क लगातार रखा, किसान आंदोलन में उनका साथ दिया, और बेरोज़गारी में उनकी आवाज़ उठाई, महंगाई के प्रति आवाज़ उठाने का काम किया है। जितने भी हमारे जितने ही मुद्दे हैं, जब भी कोई यहाँ पर बात आई, हरियाणा के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, हमने खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, हमने हर लड़ाई हमारे हरियाणा की जनता के बीच में रहकर लड़ने का काम किया है। और उम्मीद है कोई गुटबाजी का एक मुद्दा है, या मीडिया के जरिए लोगों में चीज़ें जा रही है, कोई गुटबाजी नहीं है। जहाँ भी कोई भी हमारे सभी साथी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, अपने अपने हिसाब से सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब बने, हमारा संगठन के गठन की प्रक्रिया लगातार चली, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय उदयभान जी हैं, और सभी लीडर्स जो हैं हम लोग मिलकर कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग अपने अपने स्तर पर जो है जिस प्रकार से फील्ड में लगे हैं। बीजेपी इस चीज़ से डरी हुई है, इसीलिए वो गुटबाजी अगर कहीं है तो बीजेपी में है। बीजेपी के नेता खुलकर जो है बीजेपी के खिलाफ सामने आ रहे हैं। आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है। मैं समझती हूँ रोज़गार के साधन यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ आएँ, लोगों को सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट नौकरी मिले, हमारे क्षेत्र को हिस्सेदारी मिले। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे तो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ लगातार यहाँ पर आएंगी। तो सबसे बड़ा मैं मुद्दा समझती हूँ हमारा बेरोज़गार पढ़ा लिखा युवा
जो आज नशे की चपेट में आने की वजह से या क्राइम में जा रहा है, सबसे पहला मुद्दा हमारे माता पिता बुज़ुर्ग जो है उनको यही चिंता है कि उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोज़गारी को ख़त्म करना होगा। साथ ही साथ में हमारे, चाहे वो हमारे और तो किसान हैं, हमारे अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पर लाना, रोज़गार उन्मुख शिक्षा अच्छे से देना, तो सबसे क्षेत्र में सबसे पहला हमारे युवाओं को मान सम्मान देना, बुज़ुर्गों का मान सम्मान देना, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा झज्जर एनसीआर में होने के बावजूद भी इस बीजेपी सरकार में पिछड़ गया है, उसको गुड़गांव से भी आगे लेकर जाना हमारा प्रण रहेगा। हम लोग सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम लोग मिलकर अपने इस झज्जर क्षेत्र को नंबर 1 का विधानसभा बनाने का काम करेंगे। मैं एक दिन रात को 9:30 बजे आपके पास फ़ोन किया मैंने जी, बर्तन खुड़कने की आवाज़ आ रही थी जी। यहाँ, मतलब समझ गए हो कि मैं ये चाहूँगा कि भाई आपका रूटीन कैसे रहता है घरेलू? देखिए घरेलू जो है, कितने बजे उठते हैं, क्या रहता है? देखिए घरेलू मेरा रूटीन ये रहता है कि मुझे कोई भी किचन का काम करने से समय नहीं मिलता, लेकिन अच्छी कुक हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ, तो इसलिए मॉनिटरिंग भी रखती हूँ इस चीज़ की, और परिवार का पूरा सहयोग रहता है। और देखिए सुबह तो मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन क्योंकि रात को हमारी गतिविधियाँ जो हैं 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 हो जाता है, कई बार बहुत लेट शेड्यूल हमारा रहता है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि सुबह से जब हमारा एक रूटीन बने तो हमारे पास जो भी मिलने वाले आए हैं, और किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है, लेकिन अगर कोई भी हमारे पास काम के लिए आता है, मैं बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को सुनती हूँ और समाधान करने का पूरा प्रयास एक करती हूँ। राजनीतिक, मैंने कहा, लोगों के बीच में कई बार बहुत से लोग हैं, उनको लगता है कि पता नहीं जा रहे हैं क्या रहेगा। हमारा ये रहता है कि हम उठने के बाद पूरी तरह से अपने इलाके के लिए समर्पित हैं। खुड़कने का वो लड़ाई वाला कोई नहीं है, बर्तन घर में होंगे तो जी। कई बार तो खाना अभी भी, जैसे ब्रेकफास्ट आज नहीं कर पाए, लोगों से मिलते लगातार रहे, तो देखिए ऐसा होता है जब राजनीतिक तौर पर आप आए हैं तो जनता की सेवा के लिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, अपना भी समय है, अपना शेड्यूल, अपना परिवार, कहीं ना कहीं उसमें कई बार महसूस होता है कि बच्चों को ज़्यादा हम समय नहीं दे पाते, लेकिन परिवार की तरफ से, इलाके की तरफ से पूरा सहयोग रहता है, तो अपनी जिम्मेवारी को पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर करने का अच्छे से प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई जी, और शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, और राजनीति एक अलग चीज़ है, युवा नशे की गिरफ्त में है। एक मैसेज, जैसे नैतिक शिक्षा जो उनके अंदर आए, वो किस प्रकार से एक मैसेज आप, क्योंकि आप शिक्षाविद भी एक तरीके से हैं और बहुत अच्छे परिवार से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज़ आप एक मैसेज यूथ को दे दीजिए बस। देखिए युवाओं को सबसे पहले उनका अच्छा पालन पोषण अच्छे से हो, उनकी अच्छी शिक्षा हो, जिसमें सरकार पूरी तरह से सहयोग करे, और सरकारी शिक्षा के बाद जो है बच्चों को अच्छे से जॉब्स देने का काम करना चाहिए। जिन बच्चों को मैं समझती हूँ जॉब नहीं मिलती, या परिवार के लोग हैं नशे की चपेट में आ जाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप हमारे देश का उज्ज्वल भविष्य है। हमारा देश जो है 60% से ज़्यादा यंग है, यंगिस्तान है, आप ही देश का भविष्य हैं, आप ही हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपकी तरफ ध्यान देना हमारी ये जिम्मेवारी बनती है। तो हमारी सरकार जब बनेगी, और उससे पहले जो हमारा घोषणा पत्र बन रहा है, हम विशेष अभियान चलाकर जो बच्चे नशे की चपेट में, न केवल बच्चे, गरीब लोग जो है दारू पीते हैं, घर में बच्चों को शिक्षा नहीं देते, अच्छा खाना नहीं देते, उनके लिए भी हम नीतिगत तरीके से फैसला लेंगे। मैं चाहती हूँ हमारे युवा साथी देश का उज्ज्वल भविष्य, वो बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों में अपना करें। आप हमारा ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपका सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। 4 बार की विधायक, वक्त आपने निकाला, इतनी अच्छी चर्चा आपसे हुई, राजनीतिक भी, पारिवारिक भी और सामाजिक मुद्दों पे भी हमने बात करी, और कुछ यादें जो थी, एक याद और सुन लो तो ठीक नहीं रहेगा। जब आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मिले, मुझे लगता है क्योंकि वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, किस प्रकार का अनुभव था? नहीं, अच्छा अनुभव रहा। जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनी तो मेरी जिम्मेवारी लगी उनको रिसीव करना है, उनसे बात करना है, तो मुझे अच्छा लगा कि देखिए महिलाएं जो हैं राजनीतिक तौर पर, जहाँ एवरेस्ट मतलब कहीं एवरेस्ट जा रही हैं, कहीं चांद पे जा रही हैं, और राष्ट्रपति के रूप में वो आई हैं। मेरी उनसे मुलाकात बहुत बार हुई। अच्छा। जब वो एज ए कैंडिडेट भी वोट मांगने के लिए आई थी, तो हम लोग विधायकों के पास चंडीगढ़ में जब वो आई थी तब उनसे भेंट हुई, फिर राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनसे भेंट हुई। और जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारा राष्ट्र नेतृत्व करती रहीं, इंदिरा गांधी जी हमारा रोल मॉडल हैं, तो मैं समझती हूँ मीरा कुमार जी हमारी स्पीकर रहीं। चाहे वो राजनीतिक विषय नहीं, जो भी महिला जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने का काम किया, वो हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहती हैं। ये तस्वीरें मैं आपके मकान में एंटर करते ही देख रहा था।
जी, तो हमें अच्छा लगता है कि हम लोग जो हैं एक सशक्त महिला अगर होगी तो वो समाज का भी, और जो सशक्त महिलाएं नहीं हैं ग्रामीण अंचल में रहने वाली, उनको भी वो एम्पावर करने का काम कर सकती हैं। जी, गीता बुक्कल जी, आपसे राणा साहब, मुलाकात आपका की भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लंबी चर्चा हुई, मुझे भी अपने पुराने बचपन की और साथ ही साथ में अपने राजनीतिक सफ़र को जो है आज पूरी तरह से मैंने सारी चीज़ें आंखों के सामने आ रही थी। आज आप विशेष किस प्रकार की पत्रकारिता का एक स्वरूप हमने बदलने का प्रयास किया है, कैसा लगा? देखिए, जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। हम उम्मीद करते हैं, जैसे हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और इनसे उम्मीद करते हैं, मीडिया को चौथा स्तंभ हम जब मानते हैं जुडिशरी के साथ साथ, तो चौथा स्तंभ मीडिया अपना अच्छे से अहम रोल करे, जो सच्चाई है, जो सत्य है वो दिखाने का काम करें, ना कि जिस तरह से इस बार एग्जिट पोल, मीडिया, 400 पार भ्रम करने का काम किया। अगर ये सब नहीं होता तो एक अच्छी पिक्चर यहाँ पर सामने आती। एक मीडिया के अच्छे ढांडा साहब एक बंधु हैं, उम्मीद करते हैं मीडिया अपना जिम्मेवारी को अच्छे से अगर निभाएगा तो बहुत से लोगों को इस बात का फ़ायदा मिलेगा। तो आप कनेक्टिंग हरियाणा के साथ जुड़े गीता बुक्कल मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।